नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 24 दिसंबर 2020 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार के प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे और प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये भारत सरकार के लिए एक झटके के रूप में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी अगर हम 3 महीने पहले देखें तो भारत सरकार वोडाफोन के संबंध में भी इसी तरह का एक जो केस है वो अंतर्राष्ट्रीय जो आर्बिट्रेशन है वहां पर हार चुकी है। और अब ये केर्न एनर्जी को लेकर एक मामला सामने आ रहा है, जिस पर विवाद 2018 में जो जजमेंट होना था, वो एक तरह से जो निर्णय था वो दिसंबर 2018 के पार्ट से पेंडिंग था, क्योंकि उस समय जो भी इस मामले की बहस है वो समाप्त हो चुकी थी। तो अभी जो निर्णय आया है 23 तारीख को, इसमें भारत सरकार ने जो टैक्स की मांग करी थी केर्न एनर्जी को, उसको अस्वीकार कर दिया गया है। तो इसी केस के संबंध में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम पूरा केस देखें तो ये जनवरी 2007 से संबंधित है, जब केन्स एनर्जी, देखिए केन्स एनर्जी की बात करें तो ये इंग्लैंड का एक बड़ा समूह है जो कि पेट्रोलियम खनन या अन्य क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य करता है। तो इसी की भारत में एक सब्सिडरी कंपनी है केन्स इंडिया। तो केन्स एनर्जी का एक तरह से हिस्सा जो सब्सिडरी रूप में है वो आपका है केन्स इंडिया। इसने 2007 जनवरी में अपने आप को बीएससी जो हमारा शेयर मार्केट है वहां पर सूचीबद्ध किया। और आगे चलकर एक और अगर हम देखें तो खनिज के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है वेदांत समूह। अनिल अग्रवाल इससे संबंधित है, आपने उनका नाम सुना होगा। तो वेदांत समूह ने 58.5% हिस्सा जो केर्न इंडिया का है उसको केर्न पीएलसी जो कंपनी है केर्न एनर्जी उससे खरीद लिया 8.7 अरब डॉलर में। अब ध्यान रखें, केर्न एनर्जी के द्वारा राजस्थान के बाड़मेर में एक बड़ा तेल और गैस की खोज की गई, जो माना जाता है कि भारत में सबसे बड़ी तेल की गैस की जो खोजें हुई हैं उनमें से एक है। इसी कारण से वेदांता ने भारत में केन्स इंडिया का जो काम है उसको खरीदने का प्रयास किया 58.5% हिस्से के साथ। अब आगे चलकर अगर हम देखें तो वोडाफोन का एक विवाद है, वो 2012 में पहले से ही चल रहा था, क्योंकि वोडाफोन ने जब एक्वायर किया था एक तरह से भारत में जो हज का बिजनेस था, तो उस पर भारत सरकार ने उनको एक टैक्स की लायबिलिटी या कर देता उन पर निकाली थी कि उनको कुछ कर देना पड़ेगा। लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो भारत सरकार केस को हार गई थी। और उसी से अगर हम देखें तो उसी एक हिस्से में एक अगली कड़ी के पार्ट पर आप देखें कि जो 2012 मार्च का पार्ट है, तो जब भारत सरकार जनवरी 2012 में वोडाफोन वाला केस सुप्रीम कोर्ट में हारती है, तो आगे चलकर मार्च 2012 में भारत सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव, देखिए रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब एक तरह से पूर्व प्रभावी होता है, यानी जो कर है जैसे आज के दिन में सरकार ने कानून बनाया लेकिन ये प्रभावी पुरानी डेट से होता है, तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव या पूर्व प्रभावी कर एक तरह से कहते हैं। तो ये कर एक तरह से भारत सरकार ने लगाया और इसी प्रक्रिया में जनवरी 2014 में जो हमारा आयकर विभाग है उसने एक तरह से एक कर की बात बोली। केर्न इंडिया के द्वारा बीएससी में जो अपना शेयर लिस्टेड किया गया था उसके ऊपर एक तरह से आयकर विभाग ने माना कि जो पूंजी लाभ कर है वो एक तरह से भारत सरकार को उनको देना चाहिए। मार्च 2015 में अगर हम देखें तो केर्न इंडिया की जो एक तरह से ओरिजिनल कंपनी है जिसकी वो सब्सिडरी थी, यानी केर्न एनर्जी की बात करें जो इंग्लैंड के पार्ट पर, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो आर्बिट्रेशन है वहां पर इस केस को एक तरह से दर्ज कराया गया। तो भारत सरकार के खिलाफ वो मार्च 2015 से ही वहां पर केस उन्होंने लगा रखा हुआ था और इसकी जो सुनवाई है वो दिसंबर 2018 में पूर्ण हो गई। इसी केस का जो अंतिम निर्णय है वो 23 दिसंबर को कल के दिन में आया है, जिसमें भारत सरकार को एक तरह से माना गया है कि उन्होंने गलत तरीके से यहां पर कर आरोपित किया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो माना जा रहा है कि भारत सरकार लगभग 10,247 करोड़ का जो टैक्स है वो केर्न इंडिया से वसूलना चाहती थी। लेकिन ये जो यहाँ पर निर्णय आया है तो ये भारत सरकार के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सही सूचना नहीं है, क्योंकि इसके पहले वोडाफोन के केस में भी भारत केस हार चुका है। तो नीदरलैंड में हेग में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने माना है कि ये कर मुद्दा नहीं है, यानी भारत सरकार का केर्न इंडिया के ऊपर जो एक विवाद चल रहा है ये किसी तरह का टैक्स का डिस्प्यूट नहीं है, ये कर संबंधी निवेश का विवाद है। और जैसे ही निवेश के विवाद की बात करते हैं तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर आ जाता है। यह केस एक तरह से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की अधिकार क्षेत्र में आता है और भारत के द्वारा जो पूर्व प्रभावी कर की मांग की गई है यह भारत और ब्रिटेन के बीच में जो द्विपक्षीय निवेश संधि है उसका एक तरह से उल्लंघन है। तो माना गया है कि भारत ने इस संधि का उल्लंघन करके एक तरह से केर्न इंडिया के ऊपर जो कर है वो आरोपित किए। केर्न एनर्जी जो ओरिजिनल कंपनी है उसने मार्च 2015 के पार्ट पर एक तरह से जो 10,247 करोड़ रुपए का जो कर है
वो भारत की जो आयकर विभाग के द्वारा मांगा गया, उसका कारण ये था कि इन्होंने भारत के स्टॉक एक्सचेंज में, हमने भी बात करी बीएसई, वहां पर अपनी सहायक कंपनी को लिस्टेड किया था। तो जो पूंजी लाभ कर एक तरह से उनको मिला, उस पर एक तरह से आयकर विभाग ने ये 10,247 करोड़ रुपए का कर लगाया। 2010-11 में केयर एनर्जी ने केयर इंडिया को वेदांता को बेच दिया, लेकिन फर्म में एक छोटी हिस्सेदारी थी जिसे कर विभाग ने कर की मांग वसूली के लिए बेच दिया। 2010-11 में केयर एनर्जी ने केयर इंडिया का जो भाग था वो वेदांता को बेच दिया, लेकिन उसमें छोटी हिस्सेदारी बचाकर रखी, और यही हिस्सेदारी जो यहां पर उनकी थी उसको एक तरह से जो आयकर विभाग है उसने बेचकर जो भी कर की लायबिलिटी बनती है उसको वसूलने का प्रयास किया। तो मान लीजिए जैसे 4% की हिस्सेदारी केयर इंडिया में बची हुई थी केयर एनर्जी की, तो उसको बेचकर एक तरह से जो भी पैसा आ रहा था उससे आयकर विभाग ने जो कर की वसूली है वो करने का प्रयास किया। तो इसके ऊपर भी एक तरह से जो केयर एनर्जी है वो अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में चला गया था। अब केयर एनर्जी को जो नुकसान हुआ है उसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यह माना है कि जनवरी 2014 में आयकर विभाग ने जो उनके शेयरों को एक तरह से क्या है, उनको एक तरह से संलग्न कर दिया था या उनको रोक दिया था, और 2018 में जो आंशिक रूप से शेयरों को बेच दिया था, जो हिस्सेदारी उनकी भारत में थी, वो सारा एक तरह से जो हिस्सा बेचा गया या शेयर का पार्ट रोका गया, उसका सारा जो पार्ट है वो भारत सरकार को एक तरह से देने की जरूरत है। तो ये जो शेयर को रोका गया और जो शेयर बेचा गया, इस रूप में जितना भी धन है वो माना जा रहा है कि भारत सरकार को केयर एनर्जी को मुआवजे के एक तरह से रूप में देना पड़ेगा। तो ये समस्या भविष्य के लिए आने वाली है। 1.2 अरब डॉलर ये तो भुगतान करना ही है, उसी के साथ साथ कानूनी लड़ाई के लिए केयर एनर्जी को जो खर्च करना पड़ा वो, प्लस जो भी एक तरह से इतने लंबे समय से जो केस चल रहा था, तो जो पैसा है उस पर जो ब्याज बन रहा था वो इंटरेस्ट भी भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो ये सब अगर हम मिला दें तो ये लगभग 1.4 अरब डॉलर के आसपास बनता है। तो ये एक बड़ी रकम है जो भारत सरकार को केयर एनर्जी को देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ ध्यान रखें कि केयर एनर्जी के अलावा भारत सरकार ने इनकी जो भारत की सहायक कंपनी केयर इंडिया, जिसको लेकर सारा विवाद है, और अब जो क्या वेदांता लिमिटेड का हिस्सा है, इस पर भी कर की मांग का एक नोटिस दिया हुआ है। तो यहां पर भी एक तरह से जो केयर इंडिया है, जो अब वेदांता लिमिटेड का हिस्सा हो चुका है, उसने भी मध्यस्थता के लिए अलग से मांग करी है, और उनका भी मानना है कि वो भी आर्बिट्रेशन में एक तरह से आगे जाएंगे। तो केयर एनर्जी का ये केस जो भारत हारा है, इसमें केयर इंडिया का जो हिस्सा जो वेदांता लिमिटेड ने खरीदा हुआ है उसको लेकर एक तरह जो विवाद है, वहां पर भारत सरकार का पक्ष कमजोर हो जा रहा है। तो जो ओरिजिनल कंपनी है केयर एनर्जी, वो अपना कर विवाद जीत चुकी है भारत के खिलाफ, और जो भारत की सहायक कंपनी उनकी थी केयर इंडिया, जिसको वेदांता लिमिटेड ने खरीद लिया, उन पर जो भारत सरकार ने कर विवाद एक तरह से बनाया था, वहां पर सरकार की स्थिति अब कमजोर दिख रही है। तो ये समस्या एक तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारत का विदेशी स्तर पर जो निवेश को आकर्षित करने का एक माहौल है, उसमें एक तरह से बहुत निचले स्तर तक भारत के लिए स्थितियों को खराब कर देता है, क्योंकि हम बाहर के निवेश को आकर्षित करने के लिए माहौल को मजबूत कर रहे हैं, स्थितियों को सुधार रहे हैं। सरकार के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की जा रही है, करों में सुधार करने के लिए जीएसटी लाया गया प्रत्यक्ष कर के पार्ट पर। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत सरकार की तरफ से श्रम कानूनों में सुधार किया जा रहा है। तो ये सब प्रक्रिया कहीं ना कहीं भारत में व्यापारिक जो कार्य है उनको सुगम करने के लिए है। तो ये जो निर्णय आया है ये दिखाता है कि हमारी जो कर व्यवस्था है उसमें काफी समस्याएं हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा? पहला प्रभाव ये है कि हमारे जो कर कानून है वो प्रश्न चिन्ह उन पर लग जाएगा, और जो भी बाहर की कंपनियां हैं वो इसके विवाद से बचने के लिए भारत में निवेश करने से बचेंगी। तो ये स्थिति भारत के लिए भविष्य में खतरनाक हो सकती है। पूर्व प्रभावी जो कर की प्रक्रिया है उसको एक तरह से अब अस्वीकार कर दिया गया है, यानी आज आप कानून बनाएं और पिछली डेट से उस कानून को लागू करें। यह प्रक्रिया वोडाफोन में भी कैंसिल हो चुकी है, और इसी के साथ साथ केयर एनर्जी के केस में भी ये भारत सरकार केस हार रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रभावी कर हैं उनसे हमें एक तरह से बचने की जरूरत है, और ये निवेश को हतोत्साहित करने में बड़ा योगदान करते हैं। तो ये अगर प्रक्रिया रहेंगी इस तरह से कर विवाद रहेंगे, तो जो विदेशी निवेशक हैं वो हतोत्साहित होते हैं भारत में निवेश करने से, क्योंकि उनको लगता है कि उनका निवेश है वो इस तरह के कर विवाद में भविष्य में फंस सकता है। और व्यापार सुगमता अगर हम देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने की जो सुगमता सूचकांक है उसमें भारत बहुत तेजी से अपनी रैंक को इंप्रूव कर रहा है।
और यहाँ पर अगर कर विवाद के संबंध में ये निर्णय आता है और सरकार के खिलाफ आता है तो हमारी व्यापार की सुगमता रैंकिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि करों को लेकर जो भी हम विदेशी कंपनियों पर दायित्व लगाते हैं, देयताएं बनाते हैं, उनको हमें एक तरह से देखना पड़ेगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार हैं या नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर भविष्य के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। खास तौर पे जो पूर्व प्रभावी कर हैं उनके ऊपर हमें अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करनी पड़ेगी। इसी आधार पर एक मेंस का आप क्वेश्चन लिखिएगा। वोडाफोन तथा केन्स एनर्जी मामले ने भारत की आकर्षक विदेशी निवेश स्थल की छवि को धूमिल किया है। तो हमने जो लास्ट पॉइंट लिखे हुए हैं, आप पहले केन्स एनर्जी और वोडाफोन का जो विवाद है उसको थोड़ा सा प्रारंभ में डिस्कस कर दें। उसके बाद जो प्रभाव है इन्हीं को आप अलग अलग पैराग्राफ में डिटेल में डिस्कस करें कि किस तरह से समस्याएं भविष्य में आ सकती हैं और विदेशी निवेश के एक बड़े अट्रैक्शन के रूप में इंडिया वो अपना स्थान खो सकता है। तो इस रूप में आप आंसर को लिखिएगा। दूसरा देखें तो यहां पर कैबिनेट की तरफ से एक मंजूरी आई है कि जो डीटीएच सेवाएं डायरेक्ट टू होम उसमें 100% विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। तो अब 100% एफडीआई के साथ में डीटीएच सेवाएं भारत में आ सकती हैं। जैसे डीटीएच सर्विसेज की अगर हम बात करें तो टाटा स्काई का आप ले सकते हैं, इसी के साथ जैसे आपका एयरटेल का पार्ट है। तो इस तरह से जो डीटीएच सेवाएं भारत में हैं उनमें 100% अब विदेशी निवेश आ सकता है। और भारत सरकार के द्वारा डीटीएच का जो लाइसेंस दिया जाता था उसकी अवधि भी 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। और जो लाइसेंस शुल्क है उसमें भी सरकार ने कुछ कमी की है। यहां अगर हम देखें तो अभी यह था कि जो लाइसेंस शुल्क है वो सकल राजस्व यानी जो ग्रॉस रेवेन्यू आता था उसका 10% रहता था। अब भारत सरकार ने क्या करा है कि जो संशोधित सकल राजस्व है उसका 8% एक तरह से जो लाइसेंस शुल्क है वो कर दिया गया है। और जब हम बात करते हैं संशोधित सकल राजस्व, इसका मतलब है कि मान लीजिए कंपनी कहती है उसका सकल राजस्व 100 करोड़ रुपए है और मान लीजिए 10 करोड़ का उनका बनता है जीएसटी, तो 100 करोड़ में से जीएसटी को हटाने के बाद ये जो 90 करोड़ बचता है इसमें से 8% एक तरह से लगेगा लाइसेंस शुल्क। तो सकल राजस्व की जगह अब क्या है, संशोधित सकल राजस्व। इसमें सकल राजस्व में से जीएसटी हटाने के बाद जो हिस्सा बचता है उसका 10% की जगह कितना कर दिया गया है, 8%। ये लाइसेंस शुल्क होगा। तो ये भारत में डीटीएच सेवाओं को विस्तार करने के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया कदम। ये जो लाइसेंस शुल्क में कमी की गई है तो उद्देश्य ये है कि जो लाइसेंस शुल्क है वो दूर संचार क्षेत्र में जो शुल्क है उसके समान एक तरह से ला दिया जाए। तो ये डीटीएच सेवाओं को और विस्तारित करने में मदद करेगा। अब डीटीएच सेवा प्रदाता अधिक कवरेज के लिए निवेश कर पाएगा। लाइसेंस शुल्क में जो कमी आई है इससे डीटीएच सेवा प्रदाता को जो बचत होगी वो निवेश करके अपना जो कवरेज है वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इससे जो परिचालन है यानी उनकी जो ऑपरेशन की कैपेसिटी है और जो उच्च विकास है वो दोनों एक तरह से हो सकता है। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने यह भी कहा है कि वार्षिक आधार पर जो लाइसेंस शुल्क दिया जाता है वो अब तिमाही के आधार पर होगा, यानी 3-3 महीने की 4 साइकिल में अब अपना लाइसेंस शुल्क ये जो डीटीएच ऑपरेटर्स है ये दे सकते हैं। तो ये भी एक तरह से डीटीएच सेवाओं को मजबूत करने और उनको पूंजी अधिक से अधिक अपने विस्तार में लगाने के लिए उपलब्ध कराने का काम करेगा। डीटीएच ऑपरेटर के द्वारा जो भी बुनियादी ढांचा उपयोग किया जाता है उसको वो अब साझा कर सकते हैं, तो इससे भी उनको कुछ लाभ होने की संभावना है। तो स्वैच्छिक आधार पर जो डीटीएच प्लेटफॉर्म है या टीवी चैनलों के लिए जो परिवहन स्ट्रीम होता है यानी टीवी चैनल चलने के लिए जो भी आपका सिस्टम होता है वो डीटीएच ऑपरेटर भी आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। तो इससे भी डीटीएच सेवाओं को बढ़ाने में, विस्तारित करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ टीवी चैनलों के जो वितरक हैं वो सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम एसएमएस, देखिए ये बेसिकली एक तरह से अगर हम बात करें तो ये जो आपका सेट टॉप बॉक्स होता है इसको एक्टिव करने या डीएक्टिव करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो भी सब्सक्राइबर उसकी इंफॉर्मेशन के लिए उपयोग किया जाता है, चैनल की इंफॉर्मेशन के लिए, बिलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये सिस्टम डीटीएच ऑपरेटर आपस में शेयर कर पाएंगे। और जहां तक कंडीशनल एक्सेस सिस्टम की बात करें कैश, तो ये एक तरह से जो चैनल आपने मांगे हैं उन्हीं चैनल को आपको देना, ये कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के माध्यम से होता है। तो इसकी एप्लीकेशन भी एक तरह से जो है वो सामान्य हार्डवेयर के साझा करने के रूप में हो सकती है। तो दोनों सुविधाएं यानी अगर हम बात करें सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, इनको आपस में शेयरिंग की जा सकती है डीटीएच ऑपरेटर और अन्य जो टीवी चैनलों के वितरक हैं उनके द्वारा। प्रमुख रूप से कोशिश ये है कि जो डीटीएच ऑपरेटर हैं और जो केबल उद्योग हमारे यहाँ चल रहा है उनके बीच में एक तरह से समान स्तर बना दिया जाए
और इसके लिए डीटीएच ऑपरेटर्स बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें भारत में जो केबल इंडस्ट्री है उसमें किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं है, जबकि डीटीएच ऑपरेटर्स को अभी भी लाइसेंस शुल्क देना होता है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं केबल उद्योग अभी भी काफी कंफर्टेबल स्थिति में दिखता है। तो ये समस्या जो है वो धीरे धीरे सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। शुल्क हटाया नहीं गया डीटीएच ऑपरेटर से, लेकिन भविष्य में संभावनाएं हैं कि डीटीएच ऑपरेटर्स पर जो लाइसेंस शुल्क है वो और कम किया जाएगा या समाप्त किया जा सकता है, जिससे डीटीएच ऑपरेटर और केबल उद्योग एक ही स्तर पर आ सकें और उनके बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ सके। तो भारत में जो एक तरह से हम बात करें कि पब्लिक को टीवी के माध्यम से अलग अलग तरह के जो भी कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके लिए जो सिस्टम केबल टीवी का या डीटीएच का है उसको मजबूत करना एक तरह से सरकार का प्रयास है। भविष्य में डीटीएच ऑपरेटर्स उनके लिए भी संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। केबल उद्योग तो मान लीजिए एक मजबूती इसके साथ में आगे बढ़ ही रहा है, क्योंकि ध्यान रखें अभी भी भारत में 18 करोड़ टेलीविजन सेट ऑपरेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं और केबल उद्योग, उनके लिए संभावनाएं काफी बड़ी हैं। डीटीएच सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की जो 100% की अनुमति दे दी गई है। तो जो विदेशी निवेशक या विदेशी डीटीएच ऑपरेटर कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर भारत में आ सकती हैं। जैसे हम टाटा स्काई में देखें तो स्काई ग्रुप टाटा के साथ में शामिल है। तो इस तरह के और बड़े एक तरह से जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं बाहरी देशों के, वो भारत में आ सकते हैं। इससे डीटीएच सेवाओं में जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा और पहुंच की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ेगा, और साथ साथ डीटीएच सेवाओं की जो मूल्य है उसमें भी कमी आ सकती है। तो तीनों संभावनाएं प्रबल हैं। भारत सरकार के द्वारा जो एफडीआई की लिमिट 100% तक की गई है इसके बाद। नेक्स्ट हम न्यूज पर आते हैं और ये पेज नंबर 6 के पार्ट पर आप जीएस पेपर 2 में इसे पॉलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। सामान्यतः आप देखते हैं कि जब आप चुनाव के बारे में सुनते हैं तो चुनाव में कहा जाता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए, यानी स्वतंत्र हो और साथ साथ निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन कोविड-19 के समय अगर चुनाव हो रहे हैं तो उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है, फ्री फेयर एंड सेफ। यानी जो मतदाता है, जो वहां पर चुनाव के कर्मचारी हैं या जो भी सुरक्षा बल वहां पर सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, इन तीनों को सुरक्षित एक तरह से करना, ये भी वर्तमान में अगर चुनाव किए जाएंगे तो उनका प्रमुख एक तरह से उद्देश्य होगा। इसी रूप में हमारा जो आर्टिकल है वो चर्चा कर रहा है। अगर हम देखें तो महामारी के इस दौर में भी अगर हम देखें तो 34 देशों में चुनाव संपन्न कराए गए हैं। लोकतंत्र की एक तरह से आप लाइफलाइन कह सकते हैं या लोकतंत्र के लिए जीवन श्वास कह सकते हैं, वो है चुनाव। तो चुनाव का संपन्न होना इसीलिए कहीं ना कहीं आवश्यक है, चाहे महामारी की स्थिति हो या ना हो। तो लोकतंत्र के लिए चुनाव एक आवश्यकता है। इसी को पूरा करने के लिए आप देखें तो महामारी में भी स्थितियां ऐसी हो रही हैं, उसके बाद भी चुनाव संपन्न हुए हैं वैश्विक स्तर पर। भारत में आप देखें तो बिहार जैसे एक बड़े राज्य में एक सफल चुनाव हमारे चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न कराया गया। तो ये दिखाता है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो चुनाव जैसी प्रक्रियाओं को हम लंबे समय तक नहीं रोक। आपका जीवन किसी भी तरह से अगर संकट में है और आपकी स्वतंत्रता भी एक तरह से संकट में है, तो आप मान के चलिए कि आप कोशिश करेंगे कि अपनी जो स्वतंत्रता है उसको पहले एक तरह से हम बचाएं और साथ साथ जो जीवन है उसको बचाने के लिए भी प्रयास करें। तो दोनों ही आवश्यक हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि स्वतंत्रता को एक तरह से छोड़ दें और केवल जीवन अपनी रक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें। तो इसी अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव आवश्यक हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र में तो वोट देने वाले उम्मीदवार और चुनाव कराने वाली जो मशीनरी है, ये 3 प्रमुख तंत्र हैं। तो जैसे हमने देखा कि सामान्य रूप से चुनाव की प्रक्रिया में 3 हिस्से हैं और महामारी की स्थिति में 3 सबसे जो प्रमुख भाग है कि जो नागरिक है उसको एक तरह से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, यानी वो बीमार ना हो या जो एक तरह से इन्फेक्शन उसे हो सकता है उसको न्यूनतम करने का प्रयास करना। स्वास्थ्य देखभाल का तंत्र मजबूत करना, जिससे यदि वो बीमार भी होता है तो उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाए। और स्वास्थ्य नीति की इस तरह की एक स्थिति हो जिसमें कि जो प्रभावित लोग हैं उनको सरकार की तरफ से अधिकतम मदद मिले। तो इस तरह से अगर नीतियां बनी हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को स्वस्थ रखने में सरकार अपना योगदान अधिकतम कर पाती है। और नागरिकों की सुरक्षा भी अगर हम पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं तो चुनाव जैसी प्रक्रिया में उनका भाग लेना आसान हो जाता है। ध्यान रखिए, अगर मतदाता उदासीन है या जागरूक नहीं है तो उसकी इच्छा को या उसकी जो भी एक तरह से विल है उसको दबाया जा सकता है और या उसको कमजोर किया जा सकता है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यदि एक खतरनाक महामारी जैसी कोविड-19 है उसमें अगर जनता असंवेदनशील है, यानी कोविड-19 से बचाव करने के लिए जो सरकारी उपाय हैं, सरकार ने जो बताया है उसको अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं और जो खतरा है उससे अगर आप असावधान हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप बीमार होंगे तो संभावना है कि आपको
जो चुनाव है उस प्रक्रिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर महामारी एक खतरनाक स्थिति में है, वहां पर अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं और आप बीमार होते हैं, तो चुनाव में निर्णय लेने के लिए आपको जो अधिकार वोट का है, उससे आप अपने आप को खुद कमजोर करते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी संवेदनशीलता है कि आप बीमारी से बचने के लिए जो भी अधिकतम उपाय है उनको आप करें, जिससे कि चुनाव जैसी प्रक्रिया में अपने आप को भाग लेने के लिए आप सुनिश्चित कर पाएं। तो ये सरकार के साथ साथ जनता का भी एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो अपने निर्णय लेने की जो शक्ति है वो प्राप्त रखने के लिए वो अपने आप को इस तरह की महामारी की स्थिति से बचा कर रखे, क्योंकि सरकार के रोल के साथ साथ जनता का भी जो रोल है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर जनता स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है, तो ध्यान रखें कि जो स्वास्थ्य देखभाल की पूरी प्रणाली है उसमें भारत सरकार या राज्य सरकार है, किसी की हम बात करें, जब हम राज्य की बात करें तो केंद्र राज्य कोई भी सरकार हो सकती है। तो राज्य क्या है, वो गैर परामर्शी एक विशेषाधिकार प्राप्त कर लेता है, यानी वो स्वास्थ्य नीतियों को कैसे लागू करेगा या स्वास्थ्य नीतियों को किस तरह से वो बनाएगा, इसके संबंध में किसी भी तरह का वो परामर्श नहीं करता है और एक कह सकते हैं कि स्वयं रूप में निर्णय लेता है, क्योंकि जनता की तरफ से कोई संवेदनशीलता नहीं है। तो ध्यान रखें, हम राज्य को यानी केंद्र और राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए तभी विवश कर सकते हैं जब हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर संवेदनशील रहते हैं। और इसके प्रमाण देखे गए हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं वहां अच्छी हुई हैं जहां जनता ने बढ़ चढ़कर इसके बारे में मांग करी है और सरकार से अपना पक्ष रखा है। तो ये एक मजबूत भाग है कि हमें इस तरह की महामारी में संवेदनशील रहना है, जिससे कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। अगर हम चुनाव और जो वर्तमान में एक महामारी के रूप में संक्रमण फैला हुआ कोविड-19 दोनों को अगर हम देखें, तो दोनों को एक तरह से नागरिकों को कहीं ना कहीं उसका सामना करना है, यानी अपने मताधिकार का प्रयोग करके राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके लिए प्रतिबद्धता उनको दिखानी है, और महामारी से बचने के लिए जो स्वतंत्रता का उन्हें परित्याग करना पड़ता है वो भी उन्हें करने की जरूरत है। जैसे आपको एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जाती है, अगर आवश्यक ना हो तो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना, या जो भीड़ भाड़ के स्थान है वहां से बचना। तो ये आपकी जो स्वतंत्रता है उसको एक तरह से रोकने का एक प्रयास है। तो आप खुद में अगर संवेदनशील हैं कि अगर आपकी स्वतंत्रता थोड़ी रोकी जा रही है, उससे महामारी का प्रसार अगर रुकेगा, तो वो आपको करने की आवश्यकता है। तो एक तरफ आप राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं चुनाव में मतदान करके, और दूसरी तरफ आप अपनी स्वतंत्रता को रोक भी रहे हैं जिससे महामारी का प्रसार ना हो। तो दोनों पक्ष हैं, दोनों में कहीं ना कहीं नागरिकों को एक तरह से समान रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। बिहार चुनाव में अगर हम देखें तो जिस प्रोटोकॉल के माध्यम से वहां सफलता पाई गई उसी को एक तरह से हम लागू कर सकते हैं। ध्यान रखें, अनुच्छेद 21 ये स्वास्थ्य को एक तरह से जीवन अधिकार के साथ में जोड़ता है और ये राज्य को देना एक तरह से आवश्यक है। जब किसी के लिए जीवन का अधिकार या राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो इसमें स्वस्थ जीवन की एक तरह से बात है, यानी ऐसा जीवन जिसमें आप बीमारी से ग्रसित हैं उसकी बात नहीं हो रही है। तो हम स्वस्थ जीवन की जब बात करते हैं तो राज्य का एक तरह से उत्तरदायित्व है कि वो इस तरह की स्थितियां बनाए। राज्य को चुनाव संपन्न कराने के साथ साथ जनता को एक स्वस्थ रूप में उन चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करना या उसके लिए परिस्थितियां पैदा करना, ये भी उनका एक तरह से कार्य है। तो इसी रूप में अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए चुनाव कराने हैं इन स्थितियों में महामारी के समय में, तो उपाय क्या हो सकते हैं। कुछ उपाय बिहार चुनाव में लागू किए गए थे और कुछ उपाय हैं जिनका पालन करके हम इस तरह की महामारी की स्थिति में चुनाव संपन्न करा सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, जब हम बात कर रहे हैं तो आगामी समय में खासतौर पर जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, इन सब जगह चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह की जो महामारी की स्थिति है उसमें चुनाव संपन्न कराने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या कम रखी जाए, जिससे कि एक बूथ पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। बूथों की संख्या बढ़ाना, यानी अगर आप एक बूथ पर मतदाता कम करेंगे तो बूथ की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। सभी वोटर की थर्मल टेस्टिंग के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करें कि वो कोविड-19 से किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। 80 से ऊपर की उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका जो मतदान है वो डाक मतदान की व्यवस्था के माध्यम से किया जाए। अन्य जो वरिष्ठ मतदाता यानी 60 से अगर हम 80 के बीच की बात करें तो उनके लिए अलग से कतार या अलग से एक लेन बनाई जाए और उनको प्रारंभ के जो 3 घंटे हैं उनमें एक तरह से मतदान करने के लिए सलाह दी जाए, और अगर कोई साधन या ऐसी कुछ सुविधाएं राज्य देना चाहता है तो वो उपलब्ध करा सकता है, जिससे कि शुरुआत के 3 घंटों में वो जल्दी से अपने मतदान कर पाएं। इसी के साथ साथ टीकाकरण के लिए जब हम बात करें कोविड-19 से, तो जो भी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में जाने वाले हैं और जो भी सुरक्षा कर्मचारी हैं
उन दोनों को ही टीकाकरण प्राथमिकता के रूप में देना चाहिए, जिससे वो चुनाव ड्यूटी में अपने आप को सहज महसूस कर सकें। और मास्क पहनना ये पहचान पत्र की तरह बना दिया जाए। जैसे मतदान करने के लिए आपसे कोई आईडी मांगी जाती है, जैसे आपका मतदान पत्र लिया जाता है, उसी आधार पर कि जो व्यक्ति मास्क न पहना हो उसको मतदान देने का अधिकार न दिया जाए, और उससे कहा जाए कि वो मास्क जब तक नहीं पहन के आएगा तब तक वो मतदान नहीं कर सकता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिनको एक तरह से लागू करके हम महामारी की स्थिति में भी जो लोकतंत्र का एक आधार है चुनाव, उसको संपन्न करा सकते हैं। इसी चर्चा के आधार पर आप मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा। महामारी के समय चुनाव की प्रक्रिया की आवश्यकता को समझाते हुए इसके संचालन के लिए किए जाने वाले उपाय बताएं। तो आवश्यकता इसलिए है कि आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अगर महामारी में कम किया गया है, तो अपने जो राजनीतिक अधिकार का स्वतंत्रता है वो चुनाव के रूप में आपको मिलती है, तो उसका आप उपयोग करें। और ये राज्य की जिम्मेदारी है कि दोनों को वो सुनिश्चित करे। तो आप इस रूप में बता सकते हैं कि आपका चुनाव में भाग लेना ये एक तरह से जो राजनीतिक अधिकार आपको दिया गया है वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र का आधार है, तो इस रूप में वो आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बिवेयर ऑफ इलीगल डिजिटल लैंडिंग एप्स, आरबीआई। तेलंगाना में घटनाएं सामने आई हैं कि कुछ जो ऑनलाइन एक तरह से डिजिटल रूप में उधार उपलब्ध कराने वाले जो ऐप हैं, उन ऐप के द्वारा जो लोन दिया गया है उसको वापस लेने के लिए जब उन्होंने गलत तरीके से एक तरह से उन पर दबाव डाला, तो जो इस तरह से उपभोक्ता थे उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद आरबीआई ने डिटेल में एक तरह से न्यूज यहां पर दी है कि जो भी डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है या एक तरह से जो ऐप है जिनके माध्यम से आप डिजिटल रूप में कोई उधार लेते हैं, उनसे एक तरह से आप सावधानी से कार्य करें। इस तरह के जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आसानी से ऋण उपलब्ध करा रहे हैं या ऐप है जिनके द्वारा आसानी से ऋण दिया जा रहा है, तो माना जा रहा है कि इनके द्वारा प्रक्रिया बहुत तेज रखी जाती है और बिना किसी बाधा के सामान्य आप डॉक्यूमेंट के आधार पर ऑनलाइन रूप में आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर जो ब्याज दर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ अलग से गुप्त शुल्क या हिडन चार्जेस रहते हैं, तो एक तरह से ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ता है और हिडन चार्जेस के कारण जो भी आप उधार ले रहे हैं उस पर वापस आपकी जो देनदारी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये उपभोक्ताओं को एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। पैसे की रिकवरी के लिए इनके द्वारा गलत तरीके से लोगों को डराने धमकाने इस तरह के केस भी सामने आए हैं। और जो भी मोबाइल ऐप के माध्यम से आप उधार लेते हैं उनके द्वारा लोगों का जो डाटा है उसको चोरी करके उसका दुरुपयोग करने के ये भी एक तरह से केसेस सामने आए हैं। तो ये दिखाता है कि इस तरह के ऐप पर अगर आप कोई लोन या उधार ले रहे हैं तो आप सावधानी बरतें। और आरबीआई का ये कहना है कि जो भी आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है, नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट है उसके डिटेल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान्यतः शेयर ना करें, क्योंकि इसका दुरुपयोग संभव हो सकता है। इसीलिए आरबीआई ने अपना एक पोर्टल बना रखा है सचेत.rbi.org। उसका उपयोग करके अगर आपको किसी भी इस तरह के ऑनलाइन या डिजिटल या किसी ऐप पर आपने उधार लिया है, कोई समस्या आपको है, तो आरबीआई के पास आप कंप्लेन इस सचेत पोर्टल पर कर सकते हैं। भारत में अगर हम देखें तो बैंक या गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं उनको इस तरह से कुछ उधार देने के लिए प्रक्रिया करने के अधिकार हैं। लेकिन जब भी आप इस तरह के किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी ऐप से ऋण प्राप्त करते हैं तो आपको जो बैंक या जो एनबीएफसी इसमें प्रमुख रूप से उत्तरदायी है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता है कि कौन सा बैंक या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस ऐप को या डिजिटल प्लेटफॉर्म को चला रही है, अगर ये सूचना आपको सही रूप में नहीं पता है और कोई फ्रॉड भी आपसे हो सकता है, तो आपका जो डाटा है वो असुरक्षित है और आपको गलत तरीके से आपके डाटा का उपयोग करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए आरबीआई का एक और वेब प्लेटफॉर्म है cms.rbi.org। तो जितनी भी इस तरह के रजिस्टर्ड बैंक और एनबीएफसी हैं उनके बारे में सूचना यहाँ पर है। तो इनके बारे में सूचना लेकर आप ये देखें कि जहां उधार ले रहे हैं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या ऐप के माध्यम से, वो सही है या नहीं है और आपके लिए कितना सुरक्षित है। तो इसमें आपको सचेत रहने की एक तरह से आवश्यकता है, खासतौर पर इस सचेत प्लेटफॉर्म का उपयोग करके। नेक्स्ट न्यूज को हम देखते हैं, ये जीएसटी के संबंध में है और भारत सरकार ने जीएसटी के संबंध में कुछ बड़े यहाँ कुछ परिवर्तन किए हैं। खासतौर पे पहला अगर हम देखें तो अगर किसी भी तरह का कोई जीएसटी का कोई रजिस्ट्रेशन कराने वाला है तो अब सरकार ने आवश्यक कर दिया है कि अगर आप किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के लिए कराने वाले हैं
तो आपका जो प्रेमाइसिस है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, यानी कोई अधिकारी या कोई भी संबंधित विभाग का जो व्यक्ति है वो वहां पर विजिट करेगा। उसके बाद जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक तरह से जारी किया जाएगा। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि भारत सरकार की तरफ से माना जा रहा है कि जीएसटी के जो इनवॉइसेस हैं उनके बहुत सारे फेक केस सामने आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए इस तरह का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो उन संस्थाओं को करना आवश्यक है जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आगे अपील करेंगे। तो नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब तभी होंगे जब आप उस प्रेमाइसिस का जहां के लिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन अलाउड करेंगे। इसी के साथ साथ एक दूसरा यहां पर ये रखा गया है कि अगर किसी भी तरह का आधार आइडेंटिफिकेशन का वेरिफिकेशन किया जाता है तो इसके लिए अब आपका बायोमेट्रिक एक तरह से लिया जाएगा और यहां पर भारत सरकार की तरफ से यह बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जहां पर आप जाकर अपना आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन जीएसटी के लिए करा रहा है उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म किया जा सकता है। तो अब बायोमेट्रिक जो आधार का है उसके लिए आपको सरकार के बताए केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तीसरा अगर हम देखें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड की अगर हम बात करें यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उनके द्वारा यह कहा गया है कि 50 लाख रुपए से अधिक का जिनका मासिक व्यापार होता है अब उन्हें अपना जितना भी जीएसटी का लायबिलिटी बनता है उसका 1% है वो नगद कैश के रूप में देना पड़ेगा। यानी मान लीजिए किसी कंपनी की 100 रुपए की जीएसटी की लायबिलिटी है तो 1 रुपए वो कैश में देंगे और 99 रुपए का जो पार्ट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दे सकते हैं। तो ध्यान रखें अभी हो ये रहा था कि मैक्सिमम इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में एक तरह से अपनी लायबिलिटी दे देते थे, तो कैश रूप में सरकार को उतने भुगतान अभी नहीं आ रहे थे। तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने 1% की लिमिट यहां रख दी है कि 50 लाख से ऊपर का मासिक अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको 1% अपना जो जीएसटी का हिस्सा है जो देनदारी बनती है आपकी वो नगद रूप में आपको जमा करना पड़ेगा। अभी व्यवस्था यह है कि जीएसटी के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक ई वे जारी किया जाता है उनमें अगर हम देखें तो एक दिन में 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए होता है कि कम से कम आपको करना है। ये सरकार ने 100 से बढ़ाकर कर दिया है 200, तो इसको दोगुना कर दिया है। यानी एक जो ई वे आपका जारी है वो वैलिड तभी है जब आप 200 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करके वो गुड्स या वस्तु के पार्ट को एक तरह से उसका परिवहन कर रहे हैं। तो ये कुछ सुधार एक तरह से या परिवर्तन जीएसटी के पार्ट पर किए गए हैं जिससे जीएसटी की वसूली थोड़ी आसान हो और नगद रूप में सरकार के पास जो जीएसटी आ रहा है वो बढ़े और जो फेक रूप में जीएसटी के इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं लोग उन पर एक तरह से लगाम लगाई जा सके। आगे हम अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली न्यूज अगर हम देखें तो ये जल्लीकट्टू के संबंध में है और पोंगल के आसपास आप देखें तो जनवरी में ये तमिलनाडु में प्रमुख रूप से आयोजित किया जाता है जहां पर एक तरह से जो बैल है उसको रोकने के प्रयास में बहुत सारे जो प्रतिस्पर्धी हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो इसी जल्लीकट्टू के संबंध में हम प्री का क्वेश्चन देखते हैं। जल्लीकट्टू के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह बैल को नियंत्रित करने का खेल है जिसे पोंगल के समय पूरे दक्षिण भारत में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखें ये तमिलनाडु के पार्ट पर है, पूरे दक्षिण भारत में नहीं है, तो इसीलिए पहला पॉइंट आपका गलत। दूसरा, इस खेल के संबंध में वर्णन संगम साहित्य में भी किया गया है। तो संगम साहित्य का जो हिस्सा है उसमें भी इस खेल के बारे में एक वर्णन दिया गया है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, आंसर आपका बी। नेक्स्ट पार्ट पर देखें तो यहां पर आर्कटिक का जो क्षेत्र है उसमें जो बर्फ वहां पर तेजी से पिघल रही है उसके संबंध में न्यूज है। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये जो लाइन येलो कलर है ये दिखाता है कि किस लिमिट तक आर्कटिक सागर में जो आइस है वो जमा हुआ था और वर्तमान में ये कहां पहुंच गया है, ये जगह। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक तरह से इसका प्रभाव दिख रहा है आर्कटिक सागर के पार्ट पर भी कि बर्फ वहां पर है वो तेजी से पिघल रही है और ये आने वाले समय में जो बर्फ यहां से पिघलेगी वो समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने में योगदान करेगी। इससे जो भी तटवर्ती इलाके विश्व में हैं उनमें बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का एक दुष्प्रभाव आर्कटिक के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। हम यहाँ आपको प्री का क्वेश्चन आर्कटिक क्षेत्र में एक मैप के आधार पर दे रहे हैं। तो मैप के आधार पर आर्कटिक में जो छोटे सागर हैं उनकी लोकेशन के संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न सागरों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में लगाएं। कारा सागर, बैरेंटस सागर, लैप्टेव सागर और चुकची सागर। तो यहां अगर आप देखें तो ये चुकची सी का पार्ट है, ये लैप्टेव सी का पार्ट है, ये कारा सी है और ये बैरेंटस सी है। तो हमें पूर्व से पश्चिम लगाना है। तो सबसे पूर्व में चुकची सी, उसके बाद लैप्टेव, उसके बाद कारा और सबसे लास्ट में बैरेंटस। तो अपना आंसर आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, 4 देखिए सभी जगह है।
उसके बाद आपका क्या है, लैपटॉप है, फिर कारा यानी 4312, तो 4 3 1 2, ये आपका एक तरह से आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, तो ये आपका आंसर हुआ, आंसर आपका बी। मेडन टेस्ट ऑफ MRSM फॉर आर्मी सक्सेसफुल, तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल है उसके बारे में जो परीक्षण है वो सफल हुआ है। अगर हम MRSM की बात करें तो ये एक तरह की मीडियम रेंज की हमारी सतह से वायु में हमला करने की एक मिसाइल है, और इस मिसाइल का उपयोग करने के लिए जो टेस्टिंग है वो किया गया उड़ीसा में चांदीपुर रेंज के पास में। और ध्यान रखें, ये भारत की जो रक्षा की प्रमुख संस्था है अनुसंधान की DRDO, और इजराइल की संस्था है इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, उनके बीच में सहयोग के माध्यम से किया जा रहा है। और यहाँ पर एक तरह से जब वायु में किसी उड़ते हुए, यानी अगर हम ड्रोन की बात करें, उसको एक तरह से नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर जो मिसाइल का टेस्ट किया गया है तो ये सतह से वायु में मार करती है, तो वायु के लिए जो टारगेट व्हीकल है वो इंग्लैंड से एक तरह से लिया गया और इसका नाम क्या है, वंसी। तो वंसी एक तरह से ये क्या है, टारगेट ड्रोन है जिसका उपयोग किया गया था इस मिसाइल की टेस्टिंग में। यहां पर हम इसी MRSM मिसाइल के संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। MRSM मिसाइल का विकास DRDO निम्न में से किस देश की संस्था के साथ कर रहा है, तो आंसर क्या है, इजराइल। इजराइल की संस्था कौन सी है, इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इनके साथ मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर देखें तो यहां पर गुजरात के पार्ट पर हम देखें तो गिर क्षेत्र में जो एशियाई शेर हैं उनके द्वारा उस क्षेत्र से बाहर निकलकर जो जनसंख्या के क्षेत्र वहां पर एक लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। तो यहां पर हम एशियाई शेर की जो प्रजाति है उसके संबंध में आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। एशियाई शेर की प्रजाति IUCN की रेड डाटा लिस्ट में संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है, सही स्टेटमेंट है। इसका एकमात्र निवास स्थान गुजरात राज्य में गिर राष्ट्रीय पार्क है। तो जूनागढ़ के आसपास के क्षेत्र में जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो प्रमुख रूप से एशियाई जो शेर हैं उनका एकमात्र निवास स्थल है जो वर्तमान में विश्व में बचा है। कहां पर, गुजरात में। तो दोनों पॉइंट आपके सही हैं, तो आंसर आपका सी, 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। अगली न्यूज देखें तो यहां पर एक बाघिन की अगर हम बात करें तो वो कर्नाटक में नागरहोल जो राष्ट्रीय पार्क है वहां के क्षेत्र में एक तरह से ट्रैप में फंसी हुई है। तो हम यहां पर जो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है उसी के संबंध में आपको एक तरह से प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं कि कुछ राष्ट्रीय पार्कों को आपको मैच करना है। तो आपको मिलान जो सत्य है वो बताने हैं। नागारोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक, सही स्टेटमेंट है। एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क केरल, सही है बिल्कुल। मोरलैंड राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर है, मिजोरम। तो ये तीनों यहां पर मिले हुए हैं, इसीलिए आपका सभी सत्य है, यानी तीनों राष्ट्रीय पार्क और राज्य का मिलान बिल्कुल सत्य है। आंसर आपका डी। नेक्स्ट न्यूज पर आए तो यहां पर कैबिनेट की तरफ से एक मंजूरी दी गई है कि भारत में फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में अलग अलग जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनका विलय करके एक संस्था में इसको अब मिला दिया गया है, यानी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत सरकार के द्वारा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC जो संस्था है उसमें 4 संस्थाओं का विलय कर दिया गया है। फिल्म डिवीजन का, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, और एक चौथी संस्था देखें तो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। तो ये 4 संस्थाएं हैं जो अलग अलग काम कर रही थी, तो उनको एक संस्था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में विलय कर दिया गया है। तो सरकार का यह कहना है कि इनको अगर हम मिला देंगे तो इनकी जो कार्य और जो संसाधन है उनका एकीकरण होगा और आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसी के संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। भारत सरकार ने निम्न में कौन सी संस्थाएं नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में विलय कर दी हैं? फिल्म डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी। तो चारों का किया है आंसर डी, 1 2 3 4 सभी। तो ये हमारा 24 दिसंबर 2020 का समाचार विश्लेषण था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। प्री और मेंस के जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आप प्रैक्टिस करें। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।